वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीफ सेक्रेटरी की 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस की आज और कल करेंगे सदारत। कॉन्फ्रेंस में स्कीमों तक लोगों की रसाई को आसान बनाने और खिदमत की फराहमी में मेयार पर खुसूसी जोर देने की तदाबीर पर होगा तबादला ख्याल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैदराबाद में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की करेंगी सदारत। मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। क्रेमलिन में दोनों लीडरों ने मुतादिद उमूर पर की बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने की दी दावत। मध्य प्रदेश के गौना में खौफनाक सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत, 16 जख्मी। वजीर आला ने हादसे की जांच का दिया हुक्म। मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए और जख्मियों को मिलेगा 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट मैच में दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने बनाए 5 विकेट पर 256 रन। डैन अलगर ने बनाए नॉट आउट 140 रन। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का कहर। शुमाली भारत में कम नहीं होगी सर्दी। 31 दिसंबर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक हल्की बारिश का इम्कान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। चीफ सेक्रेटरियों की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस बुध को नई दिल्ली में शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का पहला एडिशन 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में मुनक्किद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों, तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदेदारों समेत 200 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। इस साल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। फलाही स्कीमों तक आसान रसाई और खदमात की फराहमी के मेयार पर खुसूसी जोर देने के साथ कॉन्फ्रेंस में 5 ज़ैली मौज़ूआत जैसे कि जमीन और जायदाद, बिजली, पीने का पानी, सेहत और स्कूल की तालीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनके अलावा साइबर सिक्योरिटी, उभरते हुए चैलेंजेस, मसनूई ज़हानत के तनाजुर में ज़मीनी सतह की कहानियाँ, तवक्कुआती ब्लॉक और ज़िले प्रोग्राम, रियासतों का किरदार, स्कीमों और खुद मुख्तार इदारों की मकबूलियत पर खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किए जाएंगे। इनके अलावा नशीज़ निजात और बाज़ाबातकारी, अमृत सरोवर, सियाहत का फ़रोग, रियासतों की ब्रांडिंग और किरदार, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी बातचीत की जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह आज दोपहर हैदराबाद में रियासत के सीनियर कायदीन के साथ पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग में शिरकत और खिताब करेंगे। इसके बाद अमित शाह तेलंगाना में ज़िला सुदूर से मुलाकात करेंगे। कबल मंगल को अमित शाह ने पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ मगरबी बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने तंजीमी मीटिंगें की थीं। मध्य प्रदेश के गोना जिले से एक खौफनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां मुसाफिरों से भरी बस एक डंपर से टकरा गई। इस हादसे की वजह से बस में आग लग गई और 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलस गए अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खदशा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। मालूमात के मुताबिक बस बुध की रात गौना से आरून की तरफ जा रही थी। इस दौरान बस डंपर से टकराने के बाद उलट गई और उसमें आग लग गई। बस और डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। बाकी विस्तृत जांच के बाद मुझे पता चलता है। अभी हमारा पूरा ध्यान जो है बचाव पर है और किस तरीके से हम डेड बॉडी को रिकवर करके और करें, इस पर हम भी अपना फोकस करें। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं।
मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने गौना जिले में पेश आए बस हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया को बस हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 4 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, डॉक्टर मोहन यादव, गौना से आरून जाने वाली बस में जबरदस्त आग लगने से मुसाफिरों के हलाक होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस दिल दहलाने वाले हादसे में बेवक्त हलाक होने वालों के अहले खाना से मेरी ताज़ियत। दुख की इस संगीन सूरत हाल में रियासती हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। मैंने इंतजामिया को हुक्म दिया है कि जख्मी मुसाफिरों के मुनासिब इलाज के इंतजाम किए जाएं और हादसे की तहकीकात भी की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा दोबारा रूनुमा न हों। बाबा महाकाले से मरने वालों की रूह के सुकून और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए मैं दुआ करता हूं। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सदर पुतिन को नेक ख्वाहिशात पेश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जाती पैगाम सौंपा। रूसी सदर ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान तिजारत बढ़ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस के दौरे की दावत भी दी। एस जयशंकर ने सदर पुतिन को रूसी वजीर खारजा लारोफ और दीगर वज़रा के साथ होने वाली बातचीत के बारे में भी आगाह किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाने में सदर पुतिन की रहनुमाई को भी सराहा गया। बातचीत के दौरान रूसी सदर ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के बहरान और इस तनाज़े से जुड़ी सूरत हाल के बारे में आगाह करते रहे हैं और वो जानते हैं कि पीएम मोदी की ख्वाहिश है कि ये मसला पुरअमन तरीके से हल हो। कबल अज़ीम वजीर खारजा एस जयशंकर ने मॉस्को मनसब सरगई लारोफ से मुलाकात की। मजबूत ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ये ताल्लुकात तजुराती और जोग्राफियाई सियासी मफादात पर मबनी है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन, दवाई की तिजारत, फौजी तकनीकी ताउन और लोगों की नकलो हरकत को आगे बढ़ाने के लिए अगले 4 सालों के लिए एक मुसव्वदे पर भी दस्तखत किए। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने भी कसीर जहती ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। लारोफ ने कहा कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की भारत की ख्वाहिश की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है और इसमें मज़ीद इजाफा होने की उम्मीद है। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि भारत और यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत जनवरी में दोबारा शुरू की जाए। मरकजी काबीना ने रेडियो और टेलीविजन के मैदान में अवामी नशरियात में ताउन को बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के दरमियान एक मुफाहिमतनामे को मंजूरी दी है। प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के दरमियान गुज़िश्ता माह मुआहदा हुआ था। इसके साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के साथ प्रसार भारती के मुफाहिमतनामों की कुल तादाद 46 हो गई है। प्रसार भारती कौम की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करता है और मुल्क व बैरूनी मुल्क सभी को बामाना और दुरुस्त मवाद फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज करता है। ये मुफाहिमतनामे दूसरे ममालिक में मवाद की तकसीम, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों के साथ शराकतदारी को फ़रोग़ देने और नई टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए नई हिकमत अमलियों की तलाश में अहम साबित होंगे। मुफाहिमतनामे पर दस्तखत करने के बड़े फ़वाइद सकाफत, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, खबरों और दीगर शोबों में मुफ्त गैर मुफ्त बुनियादों पर प्रोग्रामों के तबादले से मुताल्लिक़ है। महकमा मौसमियात ने इस महीने की 31 तारीख से कई रियासतों में 3 दिन तक बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा है कि मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से शुमाल मगरबी भारत की 31 तारीख से मुतासिर होने का इम्कान है। इसकी वजह से जनूब तमिलनाडु और केरल में 30 दिसंबर से 4 दिन तक हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक रात और सुबह के दौरान घने से बहुत घना कोहरा रहने की पेशगोई की है।
ओडिशा, शुमाली राजस्थान, शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश के दूरदराज इलाकों में आज और आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों तक सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। अगले 5 दिनों के दौरान शुमाली मगरबी और मशरक़ी भारत में और अगले 2 दिनों के दौरान वस्ती भारत में कम से कम दर्जाए हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा मुतवक्के है। मुल्क की राजधानी नई दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में कोहरे ने तबाही मचा रखी है। इस वक्त दिल्ली में हद-ए-निगाह 50 मीटर से भी कम हो गई है और दारुल हुकूमत दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से काफी ताखीर से चल रही हैं। मरकजी हुकूमत का स्मार्ट सिटी मिशन तमिलनाडु में मदुरई बस स्टैंड की तस्वीर बदल रहा है। जी हां, प्रेयर बस स्टैंड और कॉम्प्लेक्स को दोबारा तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 250 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस कसीर मंजिला कॉम्प्लेक्स में दुकानों के साथ पार्किंग की सहूलत भी होगी। हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने तमिलनाडु के इस प्रेयर बस स्टैंड का जायजा लिया, जिसे जदीद तरीके से बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तमिलनाडु के मदुरई में पेरियार बस स्टैंड को पुनर्विकसित किया जा रहा है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से इसे पुनर्विकसित किया जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से ये बस टर्मिनल को और कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से नए रूप में सजाया जा रहा है और जो आने वाले समय में यहाँ पर इसके अंदर कई मंजिल बनाई गई हैं जिसमें दुकानें भी होंगी। इसके अलावा यहाँ मॉडर्न बस स्टैंड बनाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अभी इसका कार्य लगातार जारी है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पेरियार बस टर्मिनल को किस तरह से किया जा रहा है पुनर्विकसित, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सर्वानंद जी। सर, किस तरह से पुनर्विकसित किया जा रहा है? Vanakkam sir, in Madurai Corporation under Smart City scheme, the project redevelopment of Madurai Periyar bus stand and complex bus stand has been done. The project area is located in the vicinity of Meenakshi Amman temple at Madurai railway junction in both sides of the West Valley street, aggregating an area of 38,630 square meter. Including West Valley street, the proposed area of the bus terminal is 34,024 square meter. The city of Madurai has plenty of archaeological and historical monuments which serve as main tourist attraction destination of city by national and international level. The redevelopment of Periyar bus terminal will yield socio-economic benefits of lesser travel time, better accessibility, better comfort and best quality of life. The project cost is 174.56 crores. The Periyar bus stand terminal is a nodal point which leads the city public, business people, visitors, tourists through public or private transport. Considering the growth of population, increased usage of light and heavy vehicles, there is provision for 50 numbers of bus bay in ground floor along with the parking facility for 4,865 numbers of two-wheelers and 371 numbers of cars in 2 numbers of basement floor. 474 numbers of shops are also proposed in basement 1 to 3rd floor in this project. After completion of this project, there are 500 buses will accommodate. The number of trips are 5,000 trips. पूरी तरह से बस स्टैंड पुनर्विकसित हो जाएगा तो एक अपनी अलग ही पहचान दर्ज कराएगा। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मदुरई। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को रांची में भारी हिमायत हासिल हो रही है। इस यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में लोग मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां रांची में पिस्का मोड़ के करीब ITI बस स्टैंड पर पहुंचा तो मुकामी लोगों ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान लोगों को मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। बहुत से लोगों को मौके पर स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए भी पहल की गई।
प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों को भारत को एक तरक्की याफ्ता और खुद कफील मुल्क बनाने में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने का हलफ भी दिलाया गया। इस दौरान बहुत से इस्तीफादा कुनंदगान ने मरकज की स्कीमों से अपनी जिंदगी में लाई गई तब्दीली की कहानी भी सुनाई। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम ने उन्हें लफ्जी तौर पर आयुष्मान भवा का आशीर्वाद दिया है। हस्बैंड को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज में था, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो उनके वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में है। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरे आदमी गोल्डन कार्ड बनाए थे तो मेरा इलाज हुआ था। संजना कुमारी ने अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीली की कहानी बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सुनिधि योजना का फायदा उठाया और 50,000 रुपए का कर्ज लिया और अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। मैं भी 50,000 का लोन उठाई हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी फायदा मिला। उन्होंने कहा कि अब रिहाइश और सेहत के हवाले से उनके मसाइल दूर हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। बहुत से इस्तीफादा कुनंदगान ने गरीबों और जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए मरकजी हुकूमत के इकदामात की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। तो राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, पीला कार्ड में उस राशन मिलता है तो भर महीना खाते हैं। अभी आवास मिला है हमको तो सुविधा से भी रहने पाता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां यात्रा खत्म होती है, दूसरे गांव या शहरों के लोग यात्रा की क़यादत करना शुरू कर देते हैं। विकसित भारत के अज़्म के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी रियासत के कोने कोने तक पहुंच रही है। रांची से सरिता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल के तीर्थयात्री भी अयोध्या में रामलला के अजीमुशान मंदिर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए राब्तों ने लोगों की नकलो हरकत में भी आसानी पैदा कर दी है। वजीर आजम मोदी के मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लंबिनी और जनकपुर के दौरे के बाद नेपाल के लोगों में भी श्री रामलला को देखने की शदीद ख्वाहिश है। सीनियर नामानिगार अजय मिश्रा ने अर्जुन प्रसाद बस्तोला से बात की, जो पशुपतिनाथ डेवलपमेंट ट्रस्ट से वाबस्ता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें नेपाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि नेपाल माँ सीता की धरती है और नेपाल की धरती से पधारे इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री गुरु अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी, जो कि पूर्व ट्रस्टी भी हैं, पूर्व मुख्य ट्रस्टी पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट के। किस तरह से नेपाल के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हरिओम, नेपाल के लोग बहुत ही व्यग्रता से भगवान रामलला का मंदिर पूर्ण हो और इसमें जो मोदी जी का उनका विशेष बार बार अयोध्या जाना, मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करना और रामलला के प्रति जो मान्यवर मोदी जी की जो विशेष लगाव है, इसकी वजह से ये मंदिर पूर्ण हो रहा है। जब मंदिर का कार्य रुका था, मैंने दामोदर कुंड के 2 शालिग्राम ला करके 2020 विवाह पंचमी के दिन सत्येंद्र दास जी और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा और महाराजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की उपस्थिति में मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद में मंदिर का कार्य निर्विघ्न रूप से सुचारू हुआ और मुझे गर्व इस बात का है कि रामायण के स्रोत व्यक्ति ऋष्यशृंग ऋषि भी नेपाल के थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि एक करके भगवान राम को अवतरित कराया था। और वही ऋष्यशृंग ऋषि ये महाराजा जनक के यहाँ भी जब राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था, वो स्वयं उपस्थित थे। तो इससे ये है कि नेपाल और भारत का जो हम लोग बोली चाली की भाषा में बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध, वो गाढ़ा है। मोदी जी भगवान पशुपतिनाथ गए, जनकपुर गए, मुक्ति क्षेत्र गए, उसके बाद में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी गए। इस तरह से मोदी जी का प्रयास हमेशा नेपाल और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ और सुमधुर रहें, वो प्रयासरत हैं।
क्या नेपाल और भारत के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है? अयोध्या से मान लीजिए नेपाल पहुंचना या जनकपुर से अयोध्या पहुंचना कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? ये ऐसा है कि ये अटल बिहारी जी के टाइम में ये अयोध्या से जनकपुर एक हाईवे बनाने की प्रस्ताव थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जमीन अधिग्रहण करने नहीं दिया, तो उसके कारण से रुका हुआ था। मोदी जी आने के बाद में ये कार्य संपन्न हुआ। आज अयोध्या से जनकपुर और जनकपुर से अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं। जब आपने बताया कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में मोदी जी गए, उसके बाद भारत से मुक्तिनाथ जाने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्या आपको उम्मीद है कि राम जन्मभूमि बनने के बाद नेपाल से भी लोग आएंगे? तो जैसे मोदी जी मुक्ति क्षेत्र गए और वहाँ से दूरदर्शन ने प्रत्यक्ष प्रसारण किया, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले मुक्ति क्षेत्र को विकट माना जाता था, 200-300 लोग ही रोज पहुँच पाते थे। आज जो है 20,000 लोग पहुँच रहे हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि बनेगा तो नेपाल से भी 20,000 लोग आ जाएंगे। तो धन्यवाद गुरु जी वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर नेपाल वासियों को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेपाल से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार जजायर में हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला आइसलैंड टूरिज्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस 5 रोजा मेले में कई तरह की सकाफती सरगर्मियां पेश की जाएंगी। इस साल मेले की अहम सरगर्मियां पोर्ट ब्लेयर में मुनक्किद की जाएंगी। 1988 में आइसलैंड फेस्टिवल के नाम से शुरू होने वाला ये इवेंट आज अपनी इनफरादियत की बाइस आलमी सतह पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने अपनी इस खबर को 6 सुर्खियों में जगह दी है। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने MP में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो कारकुनान हैं उनसे बातचीत की है और आपको हम यहाँ बताते चलें, इस बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने एक रुकन से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं उससे फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मारुति कार को ख़रीदा है। और इस बात पर मिज़ाहिया अंदाज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके पास मारुति है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। और साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि उनका ख्वाब है कि ख़वातीन खुद एतमाद बने, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हर खातून लखपति दीदी कहलाए। और उसी ताल्लुक़ से ये खबर है कि आपके पास मारुति, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये कल का बयान है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर पाबंदी आयद हो चुकी है। आपको बताते चलें कि अमित शाह ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है और बताया कि मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान है और ये तंजीम जम्मू कश्मीर में इस्लामी कानून नाफिज करने से मुताल्लिक़ लोगों को उकसा रही है, ऐसा अखबार का कहना है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। इस खबर को भी कई अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। इटली में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा को बड़ी राहत मिली है और उसकी वजह है कि तालीम के बाद मज़ीद 12 माह इटली में रहने की इजाज़त दे दी गई है और ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सका है कि इटली और भारत में यानी दोनों ममालिक के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। और कुछ और अखबारात की अहम सुर्खियों पर बात कर लेते हैं। और कोरोना की बात करें तो 7 रियासतों में नए कोरोना वेरिएंट ने अपने पांव पसार लिए हैं। 24 घंटे में 529 नए मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है और जिसमें से 3 अमवात बताई जा रही हैं और सब वेरिएंट JN1 से मुतासिर लोगों की तादाद इस वक्त 83 बताई जा रही है। और अगर दिल्ली की बात करें, दारुल हुकूमत का जिक्र हो तो दिल्ली में पहला मामला दर्ज हो चुका है। कोविड जांच में इसका इंकशाफ हुआ है।
और अब नज़र डाल लेते हैं एक और अखबार पर और खेल की सफ़े की सुर्खियों पर बात करें तो हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम अपनी फ़तेह को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। और यहाँ आपको बताना ज़रूरी हो जाता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन टीम के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगी। मुकाबला आज 1:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। और कुछ और ख़ास सुर्खियां देख लेते हैं अखबारात की। इसराइल से ट्रक में 80 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि आज़ा भी उनके चुरा लिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्रिसमस के आगाज़ के साथ ही फ़लस्तीनियों की 100 से ज़ायद शहादतों पर अफसोस का इजहार किया है। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। आपको बताते चलें कि फ़लस्तीन से मुतालिक ये ख़बर है कि सदर अब्बास ने 3 शराइत पेश कर दी हैं और वो 3 शराइत ये हैं। महमूद अब्बास ने कहा है कि हमलों का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए और इंसानी इमदाद की रसाई होनी चाहिए और फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत को रोका जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करके गज़ा में मुस्तक़िल जंगबंदी का मुतालबा किया। फ्रांसीसी सदर ने एक बयान में कहा कि फ्रांस आने वाले दिनों में उर्दून के साथ मिलकर गज़ा में इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन करेगा। नेतन्याहू के इत्तेहादी मैक्रो ने इस्राएली वज़ीर आज़म को 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जंग शुरू होने के बाद से गज़ा में शहरियों की हलाकतों और इंसानी हंगामी सूरत हाल के बारे में अपनी गहरी तशवीश से आगाह किया। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे और नई मनसूबा बंद बस्तियों को रोकने के लिए इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया। ईरान और रूस ने अमरीकी डॉलर की बजाय अपनी मुकामी करेंसियों में तिजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी है। इस मुआहदे को रूस में दोनों ममालिक के मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दरमियान मुलाकात के दौरान हतमी शक्ल दी गई। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बयान जारी किया है जिसमें इराक में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के मकसद की वजाहत की गई है। जो बाइडन ने कहा कि इराक में पीर के अमरीकी फ़ौजी फ़िज़ाई हमलों का मकसद ईरान और उसके हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुपों को अमरीकी एहलकारों और तंसीबात पर हमले या उनकी हिमायत से रोकना था। काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी फ़ौज ने पीर के रोज़ इराक में ईरान से मुंसलिक ड्रोन हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें एक अमरीकी सर्विस मेंबर की हालत तशवीशनाक है और 2 दीगर अमरीकी एहलकार जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की क़यादत में एक अमरीकी वफ़द में मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद उनकी मुश्तरका सरहद पर हिजरत से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल था। मैक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में होने वाली मीटिंग में होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी एलजेनेरो म्योरकास और अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र्स एलिजाबेथ शेरो ड्राइनेल ने भी शिरकत की। मुलाकात से कबल उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को दीवारें बनाने की बजाय लोगों पर सरमायाकारी करने पर तवज्जो देनी चाहिए और सदर जो बाइडन की इंतजामिया लोपनियर ओबराडोर की हुकूमत से नकल मकानी के सिलसिले को रोकने और अमरीकी सरहद तक पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों की रिकॉर्ड तादाद से निपटने में मदद के लिए कह रही है, जो नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले एक बड़ा मसला है। सेंचुरियन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए थे। जनूबी अफ्रीका का आगाज अच्छा नहीं रहा और मार्करम 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए। ताहम इसके बाद डैन एल्गर और टोनी डी जॉर्जी ने इनिंग्स को संभाला और रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। डी जॉर्जी 28 और केगन पैटरसन को 2 रन पर बुमराह ने आउट किया। इसके बाद एल्गर ने बेडिंघम के साथ मिलकर स्कोर को 200 से आगे ले गए। इस दौरान एल्गर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। दिन का खेल खत्म हुआ तो एल्गर 140 और मार्को जॉनसन 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।